नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो है तेलगी स्कैम के ऊपर। आज तारीख है 22 जुलाई 2012। आप में से जो लोग 25 साल 30 साल की उम्र से ऊपर होंगे उनको शायद तेलगी स्कैम के बारे में पता हो। जिनकी उम्र मतलब 25 से कम है उनको शायद तेलगी स्कैम के बारे में पता भी ना हो। तेलगी स्कैम हुआ था 1997 से लेकर 2002, 5 साल तक चला था। 1996 में शुरू हुआ था और 2004 में उसकी इन्फॉर्मेशन अखबार में आई थी। बाद में तो अखबार में पेड मीडिया ने इसकी खबरें छापना बंद कर दिया। और तो स्कैम क्या था कि कुछ 30,000 करोड़ के अंदाज है। अलग अलग लोग अलग अलग अंदाज देते हैं। सीबीआई के कुछ लोग तो कहते हैं कि ये स्कैम सिर्फ 200 करोड़ डॉलर का था। अलग अलग लोग अंदाज देते हैं कि 300 करोड़ के फर्जी स्टैम्प पेपर भारत में बेचे गए। मतलब कि वो स्टैम्प पेपर का खरीदने वाले ने तो 30,000 करोड़ के फर्जी स्टैम्प पेपर, और 30,000 करोड़ 2021 साल के, यानी आज के भाव से 3 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, आज के हिसाब से वो 90,000 करोड़ का स्कैम हो गया। तो 30,000 करोड़ का जो स्कैम है कि इतने फर्जी स्टैम्प पेपर तेलगी ने छापे, बांटे, और वो पैसा है वो सारा तेलगी को मिला, जो स्टैम्प पेपर बेचने वाला है उसको मिला, मिनिस्टर को मिला, पुलिस को मिला, जज को मिला, वो सब मिलके वो सारा पैसा खा गए। तो इतना बड़ा स्कैम हुआ। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में उसने 30,000 करोड़ के स्टैम्प पेपर बेच दिए थे। स्कैम चला कुछ 4-5 साल, अनेक राज्यों में चला। एक राज्य में भी उसने नहीं बेचे थे, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन राज्यों में ये स्कैम सबसे ज़्यादा चला था। दिल्ली, गुजरात में बहुत कम, 9 के बराबर। गुजरात में 9 के बराबर फर्जी स्टैम्प पेपर बिके। तो ये स्कैम का उपाय, पहले मैं उपाय कहूँगा कि उपाय क्या है कि तेलगी के साथ कुछ 15 लोगों को जेल की सजा हुई थी। इतने सबूत मिले कि जज को रिश्वत देने के बावजूद भी जज को 5-10 साल की सजा करनी पड़ी। तेलगी को मेरे ख्याल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी। तो उसके जो 15-20 एसोसिएट थे, उसके साथीदार, जोड़ीदार, उनको सजा हुई। उन सब पे पब्लिक में नार्को टेस्ट होना चाहिए। देखो, अभी तक सारे गुनहगारों को सजा नहीं मिली। चिदम्बरम को सजा नहीं हुई, शरद पवार को सजा नहीं हुई, यशवंत सिन्हा को सजा नहीं हुई, SM कृष्णा को सजा नहीं हुई। ये जो बड़े मिनिस्टर थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, बहुत सारे पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व थे, उनको भी सजा नहीं हुई, जजों को भी सजा नहीं हुई। जितने हो सके ज़्यादा लोगों को सजा करने के लिए जो तेलगी और उसके जो 15-20 आदमी पकड़े गए, सब पे नार्को टेस्ट होना चाहिए पब्लिक में। अब एक गलत प्रोपागेंडा किया जाता है कि नार्को टेस्ट में यदि आदमी अपने आप को ट्रेन कर दे तो नार्को टेस्ट उस पर काम नहीं करता। वो बकवास है। वो इस तरह की बात है कि आदमी को तुम पोटेशियम साइनाइड खिलाओ और आदमी बच जाए। भाई, कोई भी आदमी हो, नॉर्मल आदमी है, वो 20 मिलीग्राम पोटेशियम साइनाइड से बच जाता है। किसी ने बहुत सारे ट्रेनिंग या तो बहुत हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा आदमी है तो हो सकता है 30 मिलीग्राम पे टिक जाए। लेकिन ऐसा कोई आदमी नहीं हो सकता कि उसको तुम 1 ग्राम पोटेशियम साइनाइड खिलाओ और वो जिंदा बच सके। 1 ग्राम पोटेशियम साइनाइड हाथी को मार देता है, आदमी क्या तो इस तरह से सोडियम पेंथानॉल जो है वो कोई भी कैसी भी ट्रेनिंग ली हो, उस आदमी की सोचने की प्रक्रिया को बंद कर देता है। वो सीधा ब्रेन की बायोकेमिस्ट्री पे असर करता है। आदमी की ब्रेनिंग सब हवा हो जाती है, वो सीधा उस पर असर करता है। आदमी की सोचने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, बोलने की कैपेसिटी चलती है, सुनने की कैपेसिटी करती है, प्लानिंग की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो उसको जो भी सवाल पूछा जाए वो पटापट उसका सही जवाब देना शुरू कर देता है। क्योंकि झूठ बोलने के लिए आदमी को सोचना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। सच बोलने के लिए आदमी को प्लानिंग नहीं करनी पड़ती। इसलिए सोडियम पेंथानॉल के इंजेक्शन के बाद आदमी तुरंत सच उगलना शुरू कर देते हैं। तेलगी का नार्को टेस्ट क्यों फेल हो गया? क्योंकि तेलगी का नार्को टेस्ट यदि लिया जाता तो ये 4 मिनिस्टर जो मैंने बोले उनके नाम बाहर आते, बहुत सारे IPS के नाम बाहर आते, IAS के नाम बाहर आते। इसलिए इन लोगों ने CBI के उस समय के उस डायरेक्टर थे उसको पैसा खिलाया और फॉरेंसिक लैब के डायरेक्टर को पैसा खिलाया कि इस तेलगी को सोडियम पेंथानॉल का इंजेक्शन ही मत देना। तो दे दिया कुछ डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन। और तेलगी को पहले से बोला था कि इस तरह का नाटक कर रहे हैं, तो उसने वो भी नाटक कर दिया कि ये बोलेगा, वो बोलेगा, फिर बोलना बंद कर देगा। तो और इस तरह से लोगों को धोखा दिया कि देखो भाई, नार्को टेस्ट हमने तेलगी का लिया, कि तेलगी का नार्को टेस्ट का कोई इलाज नहीं है। भाई, तेलगी के साथ जो 20 लोग इन्वॉल्व थे, सबका नार्को टेस्ट क्यों नहीं किया गया? और क्या 20 केस में नार्को टेस्ट फेल हो गया? तो चलो, तेलगी का नार्को टेस्ट फेल हो जाता, नाम बाहर नहीं आया, तो उसके साथ और 20 लोग हैं, सबका नार्को टेस्ट करो, कोई ना कोई तो नाम उगल देगा। अकेले तेलगी ने तो 30,000 करोड़ के स्टैम्प पेपर गली गली में जाके बेचे नहीं थे। तो ये बकवास बात है।
मैं जो सॉल्यूशन प्रपोज करता हूं, एक तो तेलगी और उसके जितने एसोसिएट थे उन सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए। उसके बाद नार्को टेस्ट के बाद बहुत सारे मटेरियल एविडेंस बाहर आएंगे कि उसने कहीं डायरी छिपा दी होगी तो डायरी बाहर आएगी कि कहाँ उसने डायरी छिपाई है वगैरह वगैरह। मटेरियल नार्को एविडेंस आने के बाद जिन जिन मिनिस्टरों के और आईएएस अधिकारियों के नाम उसमें आते हैं उनका पब्लिक में नार्को टेस्ट हो, और इससे इन लोगों को और मटेरियल इंफॉर्मेशन बाहर आएगी कि उन्होंने कहाँ का बैंक में पैसा छिपा रखा है। जैसे किसी मिनिस्टर का नार्को टेस्ट लिया और उसने बक दिया कि उसका मॉरिशस बैंक का अकाउंट नंबर क्या है, तो अब स्विस बैंक का अकाउंट नंबर क्या, और यदि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के साथ क्वेरी की जाए तो वो बैंक है उसको जवाब देना पड़ता है इंटरनेशनल कानून के मुताबिक, और उससे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बाहर जाए तो वो पैसा भारत आ सकता है और सरकार के खाते में जमा हो सकता है और मिनिस्टर को या आईएएस को जेल की सजा कर सकते हैं। अब जो स्टैम्प पेपर का सॉल्यूशन है कि 20 रुपए के ऊपर के सारे स्टैम्प पेपर एबॉलिश करने चाहिए। आदमी 10 रुपए का 20 रुपए का स्टैम्प पेपर खरीदे, उस पर कॉन्ट्रैक्ट रखे और बाकी जो स्टैम्प ड्यूटी है वो उसे चेक से या ड्राफ्ट से सरकार को पे करनी पड़े। तो इस तरह का हमें सिस्टम खड़ा करना चाहिए ताकि स्टैम्प की ना फर्जी स्टैम्प से जो नुकसान होता है वो एकदम कम हो जाए। और इसमें यह स्टैम्प पेपर का सॉल्यूशन है कि पूरा स्टैम्प पेपर का सिस्टम ही हम एबॉलिश कर सकते हैं, सारा ट्रांजैक्शन चेक और ड्राफ्ट से कर सकते हैं। और इसमें अंत में मैं सॉल्यूशन का सवाल है वहां तक कहूंगा कि अन्ना और जो छोटे अन्य हैं उसके साथी और सुब्रमण्यम स्वामी, इन तीनों ने तेलगी के ऊपर नार्को टेस्ट लेने का विरोध किया कि तेलगी का नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए। और आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं आएगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बात पे विश्वास मत कीजिए। आप खुद उनको फोन करके या ईमेल करके या ट्विटर पे उनको पूछ लीजिए कि भाई आप तेलगी का पब्लिक में नार्को टेस्ट लेने की प्रपोजल को समर्थन करते हो या विरोध करते हो। और जब वो गोल गोल जवाब देना शुरू करेंगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि वो तेलगी के नार्को टेस्ट का विरोध कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जज ने तो एक बार यहां तक जजमेंट दिया कि जो भी अपराधी है वो बलात्कारी हो या तेलगी जैसा महाफ्रॉड हो या तो भ्रष्ट मंत्री हो या तो मर्डरर हो या कसब जैसा टेररिस्ट हो, उसका उस बलात्कारी या मर्डरर की परमिशन के बिना नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए। यानी बलात्कारी का नार्को टेस्ट करना है तो पहले बलात्कारी का परमिशन लेना पड़ेगा कि साहब जी हम आपकी नार्को टेस्ट करें, और वो हाँ कहता है तो ही उसकी नार्को टेस्ट हो पाएगी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिसों ने जजमेंट दिया है। तो वो जजमेंट कैंसिल कराना पड़ेगा। कैसे? राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज का कानून लाके कि प्रधानमंत्री को धमकाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि भाई आप गैजेट में राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट के जज का गैजेट नोटिफिकेशन निकालिए, उसके बाद राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज आएगा तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है हम कैंसिल करा सकते हैं और फिर नार्को टेस्ट की शुरुआत कर सकते हैं। तेलगी के समय जो सीबीआई डायरेक्टर ने पूरा केस रफा दफा कर दिया, उसका वजह क्या थी? क्योंकि हमारे पास राइट टू रिकॉल सीबीआई डायरेक्टर नहीं है। ये पूरा तेलगी स्कैम हुआ कैसे? क्योंकि हमारे पास राइट टू रिकॉल रेवेन्यू मिनिस्टर नहीं है, राइट टू रिकॉल सीएम नहीं है और राइट टू रिकॉल सीबीआई डायरेक्टर नहीं है, वरना ये स्कैम होता ही नहीं। मैं स्कैम कैसे हुआ उसकी डिटेल आगे बताऊंगा, पर अभी दोबारा फ्यूचर में रिपीट ना हो उसका सॉल्यूशन ये है राइट टू रिकॉल सीबीआई डायरेक्टर, राइट टू रिकॉल रेवेन्यू मिनिस्टर। तो ये मैंने उपाय के बारे में बताया कि उपाय क्या है कि तेलगी और उसके जितने भी गुंडे हैं 10-20 जो मेन गुंडे हैं उनका पब्लिक में नार्को टेस्ट हो, उससे मटेरियल एविडेंस आएंगे, उसके बाद मिनिस्टर आईएएस उनका पब्लिक में नार्को टेस्ट हो। और मैं आपको जो बता रहा हूं कि अन्ना, छोटे अन्य और सुब्रमण्यम स्वामी तेलगी के नार्को टेस्ट का विरोध कर रहे हैं। अब कुछ एक सुब्रमण्यम स्वामी और अन्ना के अंधभक्तों ने मुझसे पूछा कि आप हर एक वीडियो में इन लोगों की बात करते हैं तो सूर्यपंखा गांधी की बात क्यों नहीं करते, यानी सोनिया गांधी और दूसरे जो भ्रष्ट मंत्री हैं मनमोहन सिंह और उनकी। भाई ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे वीडियो में सूर्यपंखा गांधी, मनमोहन सिंह, चिदम्बरम, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, इन सब के भ्रष्टाचार के बारे में बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा विशेष प्रेम मुझे क्यों है कि हम सबको पता है कि सूर्यपंखा गांधी भ्रष्ट है, हम सबको पता है मनमोहन सिंह रोग है। मतलब ये सबको कोई दवाई नहीं मानता, सब बोलते हैं कि ये सब रोग है। मनमोहन सिंह को कोई दवाई की दृष्टि से नहीं देखता, मनमोहन सिंह को रोग की दृष्टि से देखते हैं कि ये डिसीज है। जबकि ये तीन महानुभाव है वो गलत दवाइयां हैं, वो टाइम पास के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों ने हमारे बीच रखे हैं कि किस तरह से कार्यकर्ताओं का टाइम पास हो जाए, किस तरह से कार्यकर्ताओं का पूरा टाइम वेस्ट हो जाए और जो भ्रष्टाचार है
मनमोहन सिंह के अंडर जो चल रहा है वो बाकायदा चालू रहे, और यदि वो कम होता है, बाद में रिप्लेस होता है, तो बस एक दो आदमी का रिप्लेसमेंट हो जाए अधिक से अधिक, बाकी व्यवस्था जो की तो चलती रहे। तो किस तरह से व्यवस्था परिवर्तन की बात को पटरी से उखाड़ना, और इसके लिए मल्टीनेशनल कंपनियों ने इन 3 आदमियों को मैदान में उतारा है, अन्ना, छोटे अन्ना और सुब्रमण्यम स्वामी। और मैं चाहता हूं कि कार्यकर्ता इन लोगों से जितने हो सके उतने कम मिसगाइड हो, इसलिए मैं इन तीनों को एक्सपोज करने की कोशिश करता हूं। और मैं एक्सपोज क्या कर रहा हूं, मैं तो इतना ही कह रहा हूं ना कि आप इन 3 महानुभावों को मिलिए, फोन कीजिए, ईमेल कीजिए, ट्विटर कीजिए और पूछिए कि क्या आप हसन अली के नार्को टेस्ट का सपोर्ट करते हैं या विरोध करते हैं। क्या आप तेलगी का पब्लिक में नार्को टेस्ट लेने की बात को सपोर्ट करते हैं या विरोध करते हैं। जब ये गोल गोल जवाब देना शुरू करेंगे तो अपने आप इनकी पोल खुल जाएगी। आप इनसे ये भी पूछिए कि आप राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज को सपोर्ट करते हैं या विरोध करते हैं। राइट टू ए राजा का पब्लिक में नार्को टेस्ट होना चाहिए, यानी टेलीकॉम मिनिस्टर जिसने ये 2G घोटाला किया। तो ये सब गोल गोल जवाब देना शुरू करेंगे। राइट टू रिकॉल टेलीकॉम मिनिस्टर होना चाहिए, यदि राइट टू रिकॉल टेलीकॉम मिनिस्टर होता तो 2G का घोटाला ही नहीं होता। तो जब ये महानुभाव गोल गोल जवाब देना शुरू करेंगे तो आप कन्विंस हो जाओगे, आप खुद कन्विंस हो जाओगे कि ये मल्टीनेशनल कंपनियों के बिठाए हुए आदमी है। आपका टाइम वेस्ट, आपका यानी एक्टिविस्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए। अब तेलगी का स्कैम हुआ कैसे कि स्टैम्प पेपर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, फंडामेंटल प्रॉब्लम, कि स्टैम्प पेपर छपते हैं नासिक में, केंद्र सरकार के अंडर में आता है नासिक का प्रेस, और वो बहुत कम कीमत पे, मामूली कीमत पे, एक स्टैम्प पेपर का 1, 2, 5 रुपया, सेंट्रल गवर्नमेंट इससे प्रॉफिट नहीं बनाती खास, वो स्टेट गवर्नमेंट को दे देते हैं और स्टेट गवर्नमेंट उसे बेचती है। 10,000 का स्टैम्प पेपर वो वेंडर को देती है, 10,000 में 1% वेंडर का कमीशन होता है, तो वेंडर 9,900 रुपया देता है और वेंडर उसे आपको बेचेगा 10,000 रुपये में, और वेंडर उसमें से 100 रुपया कमाता है। और जो बड़े खरीदने वाले होते हैं, बैंक होते हैं, बिल्डर होते हैं, उनको वेंडर ऑफिशियली या अनऑफिशियली 100 रुपये में से 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया पास ऑन कर देता है। एक तरह का कमीशन बोलो, एक तरह की छोटी मोटी रिश्वत बोलो, गिफ्ट बोलो, जो भी बोलो। तो इस तरह से पूरा स्टैम्प पेपर का धंधा बनता है। जो स्टैम्प पेपर का 100-200 रुपये का कमीशन है वो 100% लीगल है, जायज़ है, उसमें कोई 2 नंबर की बात नहीं है। तेलगी क्या करता था कि एकदम नकली स्टैम्प पेपर छाप के वेंडर को बोलता था कि ये 25,000 का स्टैम्प पेपर, बोल मेरे को कितना देगा। वेंडर को पता है कि ये नकली है, 5,000, 10,000, 15,000 जो भी तेलगी को मिला ले लिया। पर ये प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आप मान लो मैंने आपसे मकान खरीदा है, आपको मकान बेचा, हम लोगों ने पूरा कागजात बनाया, स्टैम्प पेपर बनाया है 25,000 के, 50,000 के, 1 लाख के, 2 लाख के। यदि 2 लाख की स्टैम्प ड्यूटी है तो हम 25,000 के 8 स्टैम्प पेपर यूज करेंगे। और उसके बाद रजिस्ट्रार के पास हम जाते हैं, रजिस्ट्रार नोट करता है, लेकिन रजिस्ट्रार सीरियल नंबर नोट नहीं करता। यहां प्रॉब्लम आती है, रजिस्ट्रार सीरियल नंबर नोट नहीं करता, और न ही वो सीरियल नंबर स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिस में एक जगह इकट्ठा होता है। यदि ये प्रोसीजर होती तो स्टैम्प पेपर का स्कैम इतना बड़ा हो ही नहीं पाता। कि सीरियल नंबर यदि एक जगह इकट्ठा किए जाते तो आदमी तुरंत देखता कि भाई ये सीरियल नंबर 2 बार कैसे आ गया, 3 बार कैसे आ गया, 5 बार कैसे आ गया, और या तो देखता कि भाई ये सीरियल नंबर तो इश्यू नहीं हुआ, इस सीरियल नंबर का स्टैम्प पेपर आ कैसे गया। तो स्कैम थोड़ा होने की संभावना कम हो जाती। जैसे बैंक में मान लो मैंने 50,000 का डिमांड ड्राफ्ट निकलवाया, तो वो डिमांड ड्राफ्ट में बैंक में 1 बार दूंगा, लेकिन 2 बार दूंगा तो 1-2 दिन में पकड़ा जाऊंगा। कैसे कि मैंने विजया बैंक से डिमांड ड्राफ्ट निकलवाया, मैंने स्टेट बैंक में जाके डिमांड ड्राफ्ट डिपॉजिट किया, स्टेट बैंक वो डिमांड ड्राफ्ट विजया बैंक को भेजता है, विजया बैंक उसके सामने स्टेट बैंक में डिपॉजिट करता है, और तब स्टेट बैंक जाके मेरे खाते में पैसा जमा करता है। अब उस फर्जी डिमांड ड्राफ्ट को मैंने दोबारा किसी मेरे दूसरे खाते में या किसी और के खाते में जमा कराया, तो जब वो विजया बैंक के पास जाएगा तो विजया बैंक वाला बोलेगा कि भाई एक ही सीरियल नंबर का डिमांड ड्राफ्ट 2 बार कैसे आ गया, और वहां पे वो स्कैम अटक जाएगा। यानी ये ग्रो नहीं हो पाएगा, इंडेफिनेटली ग्रो नहीं हो पाएगा, एक आध बार हो गया तो हो गया। तो इसलिए आप देखो कि बैंकों का जो डिमांड ड्राफ्ट है हर साल लाखों, मतलब 2 लाख करोड़ से ज्यादा, जो डिमांड ड्राफ्ट का आंकड़ा मैं भूल गया, डिमांड ड्राफ्ट का क्लियरेंस मेरे ख्याल से 2 लाख नहीं 20 लाख करोड़ रुपीस पर ईयर है, और उसमें फ्रॉड कितने होते हैं पूरे साल में? 1,000 करोड़ के, 1,000 करोड़ से भी कम, यानी 0.01% से भी कम फ्रॉड होता है। जबकि स्टैम्प पेपर में कोई वेरिफिकेशन ऑफ सीरियल नंबर नहीं होता, इसलिए बड़े पैमाने पे फ्रॉड मुमकिन बनते हैं। पर इसमें यह भी है
कि जो वेंडर है वो अपने स्टैम्प पेपर बेचने के लिए कमीशन देता है 5%, 10% फर्जी स्टैम्प पेपर बेचने के लिए, तो तुरंत आदमी को आइडिया आ जाएगा कि ये स्टैम्प पेपर नकली है। क्यों नकली है? कि जब वेंडर को सरकार 1%, 2% कमीशन देती है, तो वेंडर कैसे 5% ऑफर कर रहा है? तो उसमें वेंडर यदि 10 आदमी को इस तरह का ऑफर करता है, तो उसमें से 1-2 आदमी पुलिस को इंफॉर्मेशन दे ही देंगे कि भाई ये वेंडर है स्टैम्प पेपर बेचने वाला जो कि नकली स्टैम्प पेपर बेच रहा है। और पुलिस चाहे तो ट्रैप रख सकती है, ट्रैप नहीं तो सीधा उसके छापा मार के देख सकती है कि भाई कितने स्टैम्प पेपर तुमने खरीदे, कितने स्टैम्प पेपर बेचे, तो इतने सारे स्टैम्प पेपर कैसे पड़े तुम्हारे स्टॉक में। लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तेलगी ने मुख्यमंत्रियों को रिश्वत दी थी। कितना बड़ा स्कैम हुआ, आप गूगल कीजिए तेलगी कर्नाटक स्टैम्प स्कैम, तो आपको फ्रंटलाइन का एक आर्टिकल मिलेगा। उस आर्टिकल का आखिरी पैराग्राफ में पढ़ूंगा कि कर्नाटका रेवेन्यू डिपार्टमेंट डिस्पाइट फॉलिंग रेवेन्यू वॉज साइलेंट, कि कर्नाटक रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, रेवेन्यू कम हो रहे थे, बढ़ने चाहिए, हर साल रेवेन्यू बढ़ने चाहिए, तो भी उसने कुछ नहीं किया। कि स्टैंप बिके 560 करोड़ के, रजिस्टर हुए 540 करोड़ के, जो कि ठीक है। लेकिन उसके बाद के साल में 1998-99 में उसके 1999-2000 में 433 करोड़ स्टैंप वर इंडेंटेड और स्टैंप पेपर का सेल रजिस्टर हुआ 583 करोड़, यानी बिके 433 के, रजिस्टर हुए 583 के, यानी सीधा 140 करोड़ का गैप आ गया। यानी मेरा राइट हैंड है जो कि स्टैंप पेपर बेचता है, उसने बेचे 430 करोड़ के, और लेफ्ट हैंड है जो कि रजिस्टर करता है स्टैंप पे को, और उसका रजिस्ट्रेशन निकला 538 करोड़ का, 583 करोड़ का। और उसके बाद के साल में स्टैंप बिके सिर्फ 386 करोड़ के और रजिस्टर हुए 741 करोड़ के, यानी करीब करीब डबल। जितने बिके उससे करीब डबल रजिस्टर हुए, लेकिन रेवेन्यू मिनिस्टर ने, रेवेन्यू सेक्रेटरी ने, चीफ मिनिस्टर ने कोई इंक्वायरी का ऑर्डर नहीं दिया, क्योंकि सबको पैसा मिल रहा था। इतना बड़ा गैप आता है कि बेचे कम और आए रजिस्टर होने के लिए ज्यादा। उसके बाद और भी जो स्कैम हुए थे उस समय के, आपको याद हो तो सबसे पहले चिदम्बरम, ये स्कैम की शुरुआत हुई चिदम्बरम के टाइम पे, कि जो नासिक का जो प्रेस है जहां पे स्टैम्प पेपर छपते हैं, वहां अंग्रेजों ने एक प्रोसीजर रखी थी। कोई भी बुद्धिमान आदमी करेगा, ऐसा नहीं कि अंग्रेजों ने बहुत बुद्धिमानी का काम किया, कॉमन सेंस है कि वहां पे नासिक में जो भी मशीनरी है स्टैम्प पेपर को छापने में इस्तेमाल होती है, डाई होती है, वो सारी खराब होने पे, ओल्ड होने पे जला दी जाएगी, बेची नहीं जाएगी। लेकिन जो नासिक का डायरेक्टर है उसने ओपनली उसको ऑक्शन किया और तेलगी ने वो मशीन जाके खरीद लिया। यानी जो मशीन पे भारत सरकार 25,000 के, 50,000 के स्टैंप छपवाती है, 20 रुपए के नोटरी के स्टैंप छपवाती है, वो मशीन 15 रुपए किलो भाव के हिसाब से उसको कबाड़ी की तरह ऑक्शन कर दिया और तेलगी ने उसको खरीद लिया। यानी पूरी की पूरी मशीन जो जला देनी चाहिए वो उसके हाथ आ गई। ये काम हुआ चिदम्बरम के टाइम पे। उसके बाद यशवंत सिन्हा के टाइम पे भी ये सब चालू रहा। उसके बाद यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर बने, और जो इलीगल सेल होता है तो उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक रेवेन्यू इंटेलिजेंस की विंग होती है। वो रेवेन्यू इंटेलिजेंस भी ये पूरी दुनिया का, पूरे हिंदुस्तान का डेटा इकट्ठा करती है कि कहां कितने स्टैंप पेपर बिके, कहां कितने स्टैंप पेपर रजिस्टर हुए। और उनको साफ साफ दिख रहा था कि बड़े पैमाने पे स्टैंप पेपर रजिस्टर हो रहे और उतने बिक नहीं रहे, मतलब जितने रजिस्टर हो रहे उतने बिक नहीं रहे। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी, यशवंत सिन्हा ने काफी टाइम तक कोई इंक्वायरी का ऑर्डर नहीं दिया। और एक आर्टिकल है जिसमें लिखा है, इसमें इन पब्लिक ऑक्शन ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रेस नासिक सोल्ड टू मिस्टर तेलगी a dozen presses without dismantling them, without removing the die। मतलब पूरा का पूरा उसने मशीन बेच दिया। दिस वॉज इलीगल। इट enabled प्रिंटिंग ऑफ ऑथेंटिक स्टैम्प पेपर। जिस ऑफिसर ने ये किया उसको प्रमोशन मिल गया।
राम जेठमलानी ने उसका प्रमोशन का रिकमेंडेशन किया और यशवंत सिन्हा जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने इस प्रमोशन का ऑर्डर किया। उसके बाद पुलिस ने उस अधिकारी को अरेस्ट किया, लेकिन सरकार ने उसको डिसमिस नहीं किया और सेक्रेटरीज ऑफ कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज जिसके पास ये केस गया उसने उसका बचाव किया, उस अधिकारी को कोई सजा नहीं हुई। यानी आप देखते हैं कि ये स्कैम कितने ऊपर तक था। और तेलगी ने मतलब जब बड़े पैमाने पे स्टैम्प पेपर छाप रहा था तो उसने एक पूरी स्कीम बनाई थी कि उसका कोई भी डीलर पकड़ा जाता है तो वो सीधा चीफ मिनिस्टर को फोन करेगा और पुलिस के चीफ मिनिस्टर को कहेगा कि भाई तुम पुलिस को फोन करो कि मेरे आदमी को तुरंत रिहा करे। तो उसका जो वेंडर था स्टैम्प पेपर का वो भी बेधड़क खुलेआम इस तरह से नकली स्टैम्प पेपर बेचता था। और जब एसआईटी बिठाई गई उस पे तो एसआईटी का इनिशियल एस्टीमेट आया था 32,000 करोड़ और बाद में एंड में जब केस पूरा वाइंड अप होना शुरू हुआ तो सीबीआई ने जो फाइनल एफिडेविट दी उन्होंने फाइनल एफिडेविट में स्कैम की अमाउंट रखी 180 करोड़। और इस सब में मैं कहूंगा कि जिन गुजरात में स्टैम्प पेपर न के बराबर क्यों बिके, नकली स्टैम्प पेपर, क्योंकि उस समय जो मुख्यमंत्री थे केशुभाई पटेल और बाद में नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस स्कैम में हिस्सा लेने से मना कर दिया कि भाई इस तरह का स्कैम हमें नहीं होने देना, इसलिए गुजरात में न के बराबर स्टैम्प पेपर बिके। और साथ में नासिक प्रेस ने क्या किया कि जो 1 रुपए का स्टैम्प पेपर था रेवेन्यू स्टैम्प, वो तेलगी का नकली स्टैम्प पेपर बिकता नहीं था क्योंकि लोग पोस्ट ऑफिस जाके खरीदते थे। तो तेलगी का आदमी जब रेवेन्यू स्टैम्प बेचने जाता था तो कोई खरीदता नहीं था। तो नासिक के प्रेस ने 1 रुपए का रेवेन्यू स्टैम्प भी छापना बंद कर दिया। तो मार्केट में इतनी बड़ी शॉर्टेज हो गई कि 1 रुपए का रेवेन्यू स्टैंप नहीं मिलता था, 20 रुपए का नोटरी का स्टैंप नहीं मिलता था, 10 रुपए का स्टैंप पेपर मिलना बंद हो गया, 20 रुपए का स्टैंप पेपर मिलना बंद हो गया। मुझे याद है मुझे 20 रुपए के 4 स्टैंप पेपर लेने थे तो वहां एक भी वेंडर के पास नहीं था। एक सरकारी वेंडर की दुकान जो गवर्नमेंट की जो विंडो होती है सिर्फ उसी पे था और वहां पे लाइन लगी थी। मुझे 2 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा 20 रुपए के 4 स्टैंप पेपर लेने के लिए। यह मैं आपको बात बता रहा हूं 2001 की। तो नासिक प्रेस ने जानबूझ के स्टैम्प पेपर छापना कम कर दिया ताकि तेलगी के आदमी धड़ल्ले से रेवेन्यू स्टैम्प 1 रुपए का बेच सके, 20 रुपए का रेवेन्यू स्टैम्प पेपर बेच सके वगैरह। यानी साफ दिख रहा है कि उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे यशवंत सिन्हा या बाद में जसवंत सिंह, उन्होंने कोऑपरेट किया कि किस तरह से तेलगी को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी नहीं मिले उसके 1 रुपए के नकली स्टैम्प बेचने की और 10-20 रुपए के नकली रेवेन्यू स्टैम्प वेंडर बेचने की। तो नार्को टेस्ट होने के बाद ये सारी इंफॉर्मेशन बाहर आ जाएगी। तो इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है? लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है राइट टू रिकॉल फाइनेंस मिनिस्टर, राइट टू रिकॉल रेवेन्यू मिनिस्टर, राइट टू रिकॉल सीबीआई डायरेक्टर और राइट टू रिकॉल ये मतलब इन सारे अधिकारियों पे राइट टू रिकॉल चीफ मिनिस्टर। और अभी हमें क्या करना चाहिए कि हमें डिमांड करनी चाहिए जितने भी बड़े आदमी हैं, अन्ना सुब्रमण्यम स्वामी, छोटे अन्ना, उनसे कि आप अदालत में जज को फोन करके या एसएमएस करके या कोर्ट में एफिडेविट डाल के कहो कि तेलगी और उसके जितने भी साथी है उस पर पब्लिक में नार्को टेस्ट हो। और ये आपको गोल गोल जवाब देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे आदमी है, कौन आदमी है। और यदि ये मान लो अदालत में एफिडेविट करते हैं तो चलो देश को एक कुछ फायदा हो गया। उनको मैं 100 धन्यवाद दूंगा, उनको उनके कैंपेन के लिए मैं 10,000 की गिफ्ट भी दूंगा यदि वो अदालत में इस तरह की एफिडेविट करते हैं तो। और यदि जज एफिडेविट नार्को टेस्ट इन पब्लिक लेने से मना करते हैं तो चलो जज की पोल खुल जाएगी, हमको पता तो चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज कितने बिके हुए हैं। और यदि जज उनका पब्लिक में नार्को टेस्ट ऑर्डर कर देते हैं तो चलो देश को फायदा हो जाएगा, बहुत सारे नाम बाहर आएंगे, बहुत सारे सबूत बाहर आएंगे। तो इससे जो 30,000 करोड़ का जो स्कैम था आज के भाव के हिसाब से 90,000 करोड़, वो स्कैम में लोगों को सजा मिलेगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सारे जो मैंने प्रपोजल दिए, राइट टू रिकॉल सीबीआई डायरेक्टर, राइट टू रिकॉल रेवेन्यू मिनिस्टर, राइट टू रिकॉल फाइनेंस मिनिस्टर, इसको आप प्रचार कीजिए और तेलगी और उसके जो 20 साथी है उनका पब्लिक में नार्को टेस्ट लेने की डिमांड का प्रचार कीजिए। धन्यवाद।